पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रवाद क्या है। अब हम इसको सरल भाषा में समझेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखता हो, निष्ठा रखता हो, है ना, उनके नियमों का पालन करता हो, वो राष्ट्रवादी कहलाता है। ये यूं कह लो तो वो राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो आपने इसको तो सरल भाषा में समझा। आइए डिफिनेशन की मदद से हम इसको समझते हैं और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे मैंने आंसर दिया है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में बसने वाले व्यक्तियों में एकता की भावना को जगाता है एवं यह देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना है। अब यहाँ समझेंगे कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, ये भौगोलिक का मतलब क्या होता है, जो भूमि के आधार पे जो क्षेत्र बांटा जाता है उसे भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। सांस्कृतिक यानी रीति रिवाज के अनुसार जो क्षेत्र बांटा जाता है उसे सांस्कृतिक क्षेत्र बोलेंगे। और सामाजिक, जो समाज के आधार पे क्षेत्र बांटा जाता है। तो इन तीनों क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग हैं वो राष्ट्र के प्रति क्या करते, प्रेम करते हैं, एकता रखते हैं, है ना, यही तो राष्ट्रवाद कहलाता है ना। तो आपने इन तीनों को समझ लिया, यानी भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र, इन तीनों को आपने समझ लिया। तो सामाजिक क्षेत्र में बसने वाले जो भी व्यक्ति होंगे उसमें क्या है, एकता की एक भावना है ना, एवं यह देश के प्रति प्रेम और लगाव की भी भावना है। ओके, तो आपने समझ लिया। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं और 2 को समझते हैं। यहाँ पे 2 क्या कहता है कि मेजनी कौन था, है ना। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है कि मेजनी इटली के एक साहित्यकार थे। अब समझेंगे साहित्यकार का अर्थ क्या होता है। देखो भैया, साहित्यकार का अर्थ होता है जो साहित्य को लिखता है। जैसे कि साहित्य में आ गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, तो इन सभी को लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, साहित्यकार कहते हैं, है ना। तो आपने इसको समझ लिया। इनका जन्म जो है भैया 1805 ईस्वी में हुआ था। जो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे एवं वे एक योग्य सेनापति थे। और इसको समझना क्या है यहाँ पे, जैसे इनका जन्म जो 1805 ईस्वी में हुआ था, यानी इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो 1805 ईस्वी में हुआ था। अब कहता है कि जो गणतांत्रिक विचारों को, ये जो देख रहे हैं ना, ये अलग होगा थोड़ा, ठीक है। तो जो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे, गणतांत्रिक विचार का मतलब जो गण यानी लोगों के विचार का जो समर्थक करता हो वो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक कहलाता है। ठीक है, तो ये गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे एवं वे एक योग्य सेनापति थे। योग्य यानी लायक, सेनापति के लायक थे, है ना। तो इटली के एकीकरण में मेजनी, आगे देखते हैं, इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। ओके, यहाँ पे देखो, इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी के पास व्यवहारिक गुण बहुत कम और आदर्शवादी गुण ज्यादा थे। तो इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया। आइए अब समझते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है। तीसरा कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो इसको हम समझेंगे। आंसर दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। अब कौन कौन बाधाएं थी उस पर हम प्रकाश डालेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहला देख रहे हैं, पहला पॉइंट दिया है कि लोगों में, यहाँ 2 बार में आ रहा है, ये 1 बार ही में रहेगा, इस में को काट दो, है ना। पीडीएफ में आप लोग टिक कर लेना। तो लोगों में देश के प्रति भावना का कमी था। कहता है कि लोगों में देश के प्रति भावना का कमी था। दूसरा, जर्मनी, लोगों में देश के प्रति भावना का कमी मतलब समझ रहे हैं ना, कि प्रेम का, एकता का ये कमी था यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैंने बताना भूल गया कि जर्मनी के एकीकरण, एकीकरण का मतलब क्या होता है। एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना, जैसे कि 2-3 राज्यों को एक जोड़ देना, है ना, बड़ा राज्य बना देना, तो जोड़ना, एकीकरण का अर्थ ही होता है जोड़ना। तो आपने इसको समझ लिया, है ना। तो पहला पॉइंट है कि लोगों में देश के प्रति भावना का कमी था, यानी देश के प्रति प्रेम का कमी था, है ना। तो आपने समझ लिया। दूसरा पॉइंट यहां पे दिया गया कि जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों अलग थे, यानी खंडित थे। अब देखो सिंपल सी बात है, जर्मनी का देखो लगभग कितना 300 छोटे बड़े राज्य थे जो अलग थे, एक थे ही नहीं। तो भैया इनको जोड़ के एकीकरण करना था। ओके, तो ये भी इसकी एक बाधा थी। तीसरा पॉइंट है कि जर्मनी में धार्मिक एवं राजनीतिक तथा सामाजिक के आधार पर लोगों में ऊंच नीच की भावना थी, है ना। सभी लोग जो है ना, सभी एक दूसरे के भेदभाव में रखते थे कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसी भावना थी, है ना। तो वो भावना को खत्म करना होगा, तभी तो एकीकरण होगा। मान लो कि आपकी बात, विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, तो कैसे मेल खाएगा। दोनों का एक होगा तभी तो हम मेल होंगे ना। तो ये सबकी अलग थी, भावना अलग थी, इसीलिए भैया ये भी एक बाधक था, है ना।
चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं जरा। चौथा पॉइंट यहां पे क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि शक्तिशाली राज्य कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। सिंपल सी बात है कि अगर कोई आप शक्तिशाली हो मान लो, तो आप कैसे चाहेंगे कि छोटा छोटा आदमी एक करके आकर के मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाए? आप चाहोगे ही नहीं कभी, क्योंकि आप शक्तिशाली है तो आप हमेशा चाहेंगे कि हम शक्तिशाली ही रहे, कोई अन्य लोग एक साथ जुट करके मुझसे मुकाबला न कर पाए। इसीलिए जो शक्तिशाली राज्य थे वो कभी नहीं चाहते थे कि छोटे छोटे राज्य का क्या हो, एकीकरण हो, यानी एक साथ हो जाए। ठीक है, तो ये कारण मैंने आपको बता दिया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि मेटरनिख युग क्या है? आंसर हमारे पास दिया गया है कि मेटरनिख युग, अच्छा मेटरनिख युग का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि मेटरनिख कोई व्यक्ति का नाम है और युग, युग यानी कहने का मतलब कि मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, आप समझ लो कि आपका नाम पंकज है, ठीक है, वैसे मेरा नाम पंकज है, समझ लो कि आपका नाम पंकज है, ठीक है। अगर आप 1917 से लेकर के 1900 क्या बोलते हैं 50, ठीक है, 1917 से लेकर के 1950 तक आपने काम किया वहां, ठीक है, तो वो आपका युग कहलाएगा, यानी पंकज युग कहलाएगा। तो यही बात है कि मेटरनिख युग क्या है, तो कहने का मतलब मेटरनिख कुछ समय से कुछ समय तक काम किया होगा और उस बीच के समय को युग नाम दे दिया होगा, यानी मेटरनिख युग के नाम से बोल दिया होगा। ठीक है, तो वही हम समझाने वाले हैं कि देखिए मेटरनिख युग यूरोप में, देखिए आ गया ना, 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के मध्य काल को कहा जाता है। ठीक है, मतलब 1815 ईस्वी से 1848 के बीच के समय को क्या कहा जाता है? मेटरनिख युग कहा जाता है। यानी मेटरनिख भाई साहब जो है ना उस बीच में काम किए थे, जो भी हो अच्छा हो बुरा हो अलग बात है, लेकिन वो काम किए थे। ठीक है, तो ईस्वी के मध्य काल को कहा जाता है क्योंकि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर, चांसलर का मतलब समझ रहे हैं? चांसलर का मतलब होता है समझो कि प्रधानमंत्री या कुलपति, समझ लो सबसे अच्छा कुलपति समझ लो। ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी कुलपति है ना, जो सब कुछ संभालता हो। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी कुलपति मेटरनिख का वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, ठीक है, वियना कांग्रेस का नेतृत्व करने के साथ साथ मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ और 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद मेटरनिख युग का अंत हो गया। तो आपने इसको समझ लिया। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि मेटरनिख युग क्या है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहां दिया गया कि लगभग 60 शब्दों में उत्तर दे, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। तो आइए लघु उत्तरीय प्रश्न में हम जान लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। ओके, तो इसको हम समझने का पूरी प्रयास करेंगे। कहता है कि लुई फिलिप के शासन काल में 1848 ईस्वी की क्रांति हुई थी। यहाँ कहता है लुई फिलिप के शासन, जब लुई फिलिप क्या कर रहा था, राज कर रहा था, शासन कर रहा था, तो उसके काल में 1848 ईस्वी की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो 1848 ईस्वी की क्रांति कब हुई थी, किसके काल में? तो आप कहेंगे लुई फिलिप के काल में। ओके, फ्रांस का सम्राट लुई फिलिप था। फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई फिलिप था। इस क्रांति के दौरान यूरोप में मेटरनिख युग का अंत हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यानी जब 1848 ईस्वी की क्रांति हुई तो उसके बाद किसका अंत हो गया? तो मेटरनिख युग का अंत हो गया, नहीं तो उससे पहले मेटरनिख शासन करता था। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब इसका कारण समझ लेते हैं भैया। तो कारण क्या दिक्कत है, समझ लेते हैं। कारण यहाँ पहला दिया गया कि लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया, जो इस क्रांति का कारण बना। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पे दिया है कि लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। अब यहां समझने वाली बात है कि लुई फिलिप, अगर आपसे मैं पूछूं कि निम्नलिखित में लुई फिलिप किसे प्रधानमंत्री बनाया, तो आप याद रखिएगा गीजो को। तो गीजो को बनाया जो क्या था, तो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कट्टर का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है ना, जो चीज में मतलब अड़ गया, जो चीज काम पे हाँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, किसी का बात ही नहीं सुनता था, तो ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, तीसरा यहां मैंने लिखा कि वैधानिक सामाजिक और आर्थिक सुधारों का गीजो विरोध करता था। ये आपने समझ लिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे?
दूसरा प्रश्न कहता है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। कहने का मतलब यह है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था उसी समय जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। कहने का मतलब यह है कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस समय जर्मनी का भी इटली यानी एकीकरण हो रहा था। समान प्रक्रिया का मतलब वही बात है कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस समय जर्मनी का भी एकीकरण हो रहा था। आपने समझ लिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या था, बहुत बड़ा बाधक था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो इटली और एकीकरण यानी इटली, अगर मैं आपसे पूछूं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन बहुत बड़ा बाधक था, तो ऑस्ट्रिया इसका बहुत बड़ा बाधक था। क्वेश्चन को घुमा घुमा करके ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था, इसी में है ये। ठीक है, 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर, कौन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, मेटरनिख। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख द्वारा आंदोलन को क्या किया, दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण क्या हो गया, तो धीमा पड़ गया। और इसी प्रकार जर्मनी में भी क्या किया, मेटरनिख द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था और इसका भी क्या हुआ, एकीकरण रुक गया। मतलब इटली का भी एकीकरण रुक गया और जर्मनी का भी एकीकरण रुक गया, है ना। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बाबू। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो यहां कहा जा रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, यानी यूरोप में जो है राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम, है ना, एकता, निष्ठा, इस सब को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, ये पूछ रहा है आपसे। तो आंसर हमारे पास दिया गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा योगदान था यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में। नेपोलियन बोनापार्ट राइन राज्य संघ का स्थापना किया था जर्मन प्रदेश को जीतकर। याद रखना कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो राइन राज्य संघ का स्थापना कैसे किया, किसे जीत करके, तो आप कहेंगे जर्मन प्रदेश को जीत करके, यानी जर्मनी के जो राज्य हैं उन सभी को जीत करके किसका निर्माण कर दिया, तो राइन राज्य संघ का। ठीक है, तो आपने समझ लिया। तो जर्मन प्रदेश को जीत कर दिया, तभी से जर्मनी में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। ठीक है, एवं यूरोप के अन्य क्षेत्रों में क्या हुआ, फैलने लगी। ठीक है, तो आपने इसको भी समझ लिया। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारे पास है चौथा के गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। अब यहाँ पे गैरीवाल्डी के कार्यों के, ये देखो प्रश्न क्रमांक 4 है, इसको ध्यान रखना क्योंकि मैं नीचे आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं तो अभी यहाँ भी उत्तर दूंगा लेकिन नीचे इसका जरूरत हमें पड़ेगा, तो मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा। ठीक है, याद रखना। कहता है कि गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। देखिए गैरीवाल्डी क्या था, पेशे से नाविक था। नाविक का मतलब होता है नाव खेवने वाला। नाव वगैरह तो चलाई होंगी, जब बाढ़ आ जाता है ना, तो नाव आप लोग चलाएंगे, नाव खेवे ही होंगे, है ना। तो वो पेशे से क्या थे, नाविक थे। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक थे। ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ठीक है, इटली के एकीकरण में, एकीकरण का मतलब तो समझ रही है कि जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। एकीकरण का मतलब ही है जोड़ना। ठीक है, चाहे राज्य का जोड़ हो चाहे गांव का जोड़ हो, है ना। तो इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने युवाओं का एक शक्तिशाली सेना यानी सशक्त सेना तैयार किया जो लाल कुर्ती के नाम से जाना गया था। इस सैनिक को लेकर के क्या हुआ, इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना की। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दी और सिंपल जिंदगी किसान की भांति बिताने लगे। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया, यानी लाल कुर्ती संगठन जो था उसकी मदद से, यानी उस सेना की मदद से किस पर आक्रमण किया, सिसिली तथा नेपल्स पर, और इसे जीत करके क्या किया, गणराज्य की स्थापना की। गणराज्य का मतलब समझे, जहां गण यानी लोगों की बात सुनी जाए, वैसा स्थापना कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो आपने इसको भी समझ लिया। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है विलियम प्रथम, क्या कहता है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे, है ना। कहने का मतलब अगर विलियम प्रथम यानी बिस्मार्क का साथ न दिए होते तो फिर एकीकरण संभव नहीं था जर्मनी का। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कैसे,
है ना। तो आंसर दिया गया है कि विलियम प्रथम ने, यानी एक ने, तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। विलियम प्रथम ने क्या किया था, बिस्मार्क को क्या किया था, अपना चांसलर नियुक्त किया था ताकि जर्मनी के एकीकरण हो सके। किस उद्देश्य से नियुक्त किया था, जर्मनी के एकीकरण हो सके, इसलिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। ठीक है, नीचे दिया गया कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। ठीक है, विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना क्या था, असंभव था। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया। अब यहां पे हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है, कोई बात नहीं, दे देंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरीबाल्डी के योगदान को बतावे, है ना। तो आंसर दिया गया है कि इटली के एकीकरण में इन तीनों का योगदान था, निम्नलिखित यानी महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए हम देख लेते हैं। पहला में हम देखते हैं कि मेजनी के योगदान के बारे में। तो मेजनी का योगदान क्या था, देखो, इसका उद्देश्य इटली का एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना था। अब देखो यहाँ पे समझो, इनका उद्देश्य क्या था कि इटली का एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना। कहने का मतलब इटली पर जो ऑस्ट्रिया दबदबा बनाया था, है ना, प्रभाव जो भी डाला था, उससे इसको मुक्त कर दे ताकि किसका, इनका इटली का एकीकरण हो सके। ठीक है, राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया, कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। क्या की, कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने यंग इटली एवं यंग यूरोप की स्थापना की। तो आपने इसको भी समझ लिया। ओके, अच्छा, इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या है, काबुल का योगदान समझ लेते हैं। इटली के एकीकरण में काबुल भी ऑस्ट्रिया को ही बहुत बड़ा बाधक मानता था, है ना। 1860 से लेकर के 61 में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली, यानी उत्तरी इटली तथा मध्य इटली की सभी राज्यों को मिलाकर सभी लोगों में सहमति भी ले लिया। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। तीसरा हम जानते हैं गैरीबाल्डी का योगदान। देखिए, गैरीबाल्डी का योगदान में क्या लिखा, मैंने ऊपर के प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देखे, यानी ऊपर के जो मैंने प्रश्न क्रमांक 4 बताए थे, है ना, उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बस बात खत्म, कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। आइए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका रही, उसके बारे में हमें वर्णन करना है संक्षेप में। ठीक है, आंसर दिया गया कि विलियम एक जो प्रशा का राजा था, विलियम प्रथम कहाँ का राजा था, तो प्रशा का राजा था। ठीक है, इन्होंने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर बना लिया। ठीक है, बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क का कहना था कि जर्मनी का एकीकरण रक्त और तलवार की नीति से होगा, न कि आदर्शवादी से। कहने का मतलब इनका जो कहना था कि भैया ये बिस्मार्क का कहना क्या था कि जर्मनी का एकीकरण कब हो सकता है, जब हम रक्त और तलवार की नीति अपनाएंगे, तब, आदर्शवादी से नहीं होगा। यानी मार काट से, खून खराबा की नीति अपनाएगा तभी जर्मनी का एकीकरण होगा, न कि आदर्शवादी से। आदर्शवादी का मतलब कि समझौता से, बातचीत से, व्यवहार से, है कि नहीं। तो आपने समझ लिया। तो इनका यही कहना था कि आदर्शवादी से नहीं होने वाला है इटली का एकीकरण, यानी जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, बिस्मार्क ने सबसे पहले धन दौलत से प्रशा की स्थिति सुधारा, यानी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया एवं सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। ठीक है, उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्न देशों से युद्ध किए। पहला है डेनमार्क से भी युद्ध किए उन्होंने, दूसरा देश ऑस्ट्रिया से भी युद्ध किए, और तीसरा फ्रांस से, और चौथा सेडान से भी युद्ध किए। तो सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया और सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। इतना आपको लिख देना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, जरा देख लो। तीसरा कहता है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। आंसर है राष्ट्रवाद के उदय के
कारण निम्नलिखित है, ठीक है। या पहले उदय हम जानते हैं और उसके बाद प्रभाव जानेंगे। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण, पहला फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन की विजय शक्ति से यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का उजागर हुआ, ठीक है, या उदय हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया नेपोलियन ने, जिस जिस राज्य को जीता था उस राज्य में, यानी नेपोलियन ने जिस जिस राज्य को जीता था अपने बदौलत, है ना, उस राज्यों में क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना का उजागर किया। यानी कहा गया कि देश के प्रति लगाव रखो, उनकी नियमों का पालन करो, है ना, उनसे प्रेम करो, ठीक है। तीसरा यहां कहता है कि शिक्षक, व्यापारी इत्यादि के शिक्षक, व्यापारी इत्यादि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ और ऐसे वर्ग क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे, ठीक है। तो आपने इसको भी समझ लिया। अब जानते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव। यहां पे दिया गया पहला कि राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से बहुत सारे आंदोलन एवं क्रांतियां हुई, जिससे अनेक नए राष्ट्रों का उदय भी हुआ, ठीक है। अब यहां पे देख लो, दूसरा प्रश्न कहते हैं, दूसरा यहां पे दिया गया स्टेप, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा और यहां भी राष्ट्रीय आंदोलन होने लगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने लिया कि राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से मनमानी करने वाले शासक का प्रभाव कमजोर हो गया, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया, जो मनमानी तानाशाह था, है ना, वैसे शासक का प्रभाव क्या हो गया, यहाँ पे कमजोर हो गया। चौथा पॉइंट हम देख लेते। चौथा कहता है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। चलिए देखते हैं आंसर। चार्ल्स एक्स के शासन में जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी। चार्ल्स एक्स के शासन काल में क्या हुआ था, जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता और क्रांति को दबा रहा था। क्या है, पोलिगनेक, है ना, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री चार्ल्स एक्स ने बना दिया। यानी चार्ल्स एक्स ने क्या किया, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। पोलिगनेक प्रधानमंत्री बनते ही शासन नागरिक संहिता को स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की किया। इसमें कुछ गड़बड़ लगता है, स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया, ऐसा होना चाहिए, स्थापना छूटा है। तो शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया और उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। इस कदम को उदारवादियों ने षड्यंत्र समझा। देखिए इस क्या है, इस देखिए उदारवादी किसे कहते हैं, उदारवादी जो ज़्यादा माथापेची नहीं चाहते हैं, एकदम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, है ना, उसे ज़्यादा नियम कानून से मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो इस कदम को उदारवादी ने क्या समझा, षड्यंत्र समझा। फिर प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पोलिगनेक का विरोध करने लगा। इस विरोध के जवाब के रूप में चार्ल्स एक्स ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा क्या किया, उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फिर पेरिस में लहर दौड़ी, जो फ्रांस का जुलाई 1830 की क्रांति था। फिर पेरिस में की जो है ना, ये कटेगा मेरे ख्याल से, ये क्या है, जब जहां मैं टाइप करता हूँ ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं ऑटोमेटिक उलट पलट कर देता है ये। फिर पेरिस में लहर दौड़ी, जो फ्रांस का जुलाई 1830 की क्रांति था, ठीक है। आपने इसको भी समझ लिया। चलिए इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट क्या कहता है, लास्ट कहता है भैया कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। ये कह रहा है, यानी संक्षेप में बताना है। यूनान का अतीत फक्र करने जैसा था, यानी उनकी जो बीती हुई समय थी यूनान का, वो फक्र गर्व करने लायक था, है ना, था। फिर भी यूनान तुर्की का गुलाम था, यानी अधीन था या फिर कह लो गुलाम था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं का उजागर हुआ। तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए यूनान के लोगों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे कि तुर्की शासक को इस आंदोलन का पता चला तो यूनान के लोगों को कुचलने लगा और आंदोलन को दबाने लगा। फिर लंदन में हुआ सम्मेलन के निर्णय अनुसार इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ
संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। संयुक्त का मतलब होता है जो मिली जुली कार्रवाई, ठीक है, जैसे दो देश मिल गया, मिल करके कार्रवाई किसी तीसरे देश में कर दिया, है ना, संयुक्त कार्रवाई कहलाता है। तो संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस संयुक्त कार्रवाई से तुर्की बुरी तरह से युद्ध में हार